हेलो मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट वीडियो। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यह वीडियो जो लाया हूँ मैं अंकित सर एसएसटी का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th का, जो कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जब सवाल दिया गया है, ये सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए कुछ सवाल को हम करते हैं जो बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से बना देगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके का जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आएगा और आया हुआ है। ठीक है, चलिए आपका पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसे। ठीक है, पहले समझते हैं और पढ़ते हैं। आपको पहला सवाल कह रहा है, बहुत सारे मजदूर स्पेनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट करें। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सारा जो लेबर थे, मजदूर थे, वो स्पेनिंग जेनी एक मशीन है, वो स्पेनिंग जेनी के जो यूज़ था, इस्तेमाल था, उसका वो लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे उसी के बारे में हमको आंसर में लिखना है। चलिए क्यों कर रहे थे पहले बढ़िया से पढ़ते हैं। बहुत से मजदूर, बच्चों एसएसटी को रटना नहीं है। ठीक है, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ एसएसटी को रटना नहीं है। देखिए मैं कितने अच्छे से सरल भाषा में समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में वही सेम टू सेम छाप देना है। ठीक है, आप बना कर भी लिख सकते हैं, मतलब पूरे आपके दिमाग में फिट बच जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, जितना वीडियो है पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत से मजदूर स्पेनिंग जेनी का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इससे उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा था। बच्चों, इसका जो मेन आंसर है, ठीक है, अगर एक लाइन में इस आंसर का बात किया जाए तो इससे क्या था, बेरोजगारी का डर था। ठीक है, बेरोजगार लोग हो रहे थे। मतलब कह रहा है कि बहुत सारे जो मजदूर थे वो स्पेनिंग जेनी जो मशीन है उसका विरोध इसलिए कर रहा था, उसके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि इससे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डर सता रहा था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आंसर। स्पेनिंग जेनी मशीन ने उन उद्योग में कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। जैसे कोई मशीन है, अगर आखिर इंसान रहेगा तो एक काम को वो कितना करेगा। एक इंसान, मान के चलिए कि एक बात बोला जाए कि आप कितने सारे कपड़े बना सकते हैं, एक इंसान कितने कपड़े बना सकता है एक दिन में, 5 कपड़े, 6 कपड़े। ठीक है, लेकिन अगर मशीन को अगर दे दिया जाए तो 50 से 100 कपड़े बना देगा, है ना। तो वही कह रहा है कि स्पेनिंग जेनी मशीन ने उन उद्योग में कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। उन उद्योग में, है ना, उनकी जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे जो कटाई की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था, है ना। लेबर क्या होता है, मजदूर क्या होता है, वो तो इंसान है ना, वो तो इंसान है, वो तो धीरे धीरे होगा ना, सारा काम धीरे धीरे होगा। लेकिन मशीन के आने के बाद क्या होता है, काम फास्ट हो जाता है। वही लिख रहा है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने उन उद्योग में कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। दूसरा पॉइंट है, इस मशीन से एक मजदूर एक पहिए की मदद से कई तकलियों को एक साथ घुमा सकता था, जिससे एक साथ कई धागे बनते थे। ठीक है, इस मशीन से, देखिए मशीन, जिसे कहने का मतलब है कि इस मशीन से एक मजदूर, है ना, जहाँ पे आपको 100 मजदूर की ज़रूरत थी, अगर 100 मजदूर की ज़रूरत थी, उस जगह पे मशीन आ गई और वहाँ पे मजदूर कितना रिक्वायरमेंट हो गया, 1 से 2, है ना। वही कह रहा है कि इस मशीन से एक मजदूर, केवल एक मजदूर, एक पहियों की मदद से, एक पहिया की मदद से, है ना, एक पहिए की मदद से, है ना, एक पहिए की मदद से, इस पहिए की मदद से कई तकलियों को एक साथ घुमा देता। ठीक, कई तकलियों को एक साथ घुमा, जिससे कई धागे बनते थे। मतलब मशीन है ना, तो मशीन कई सारे धागे बनाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि बेरोजगारी का डर बहुत ज़्यादा सता रहा था बच्चों, क्योंकि मशीन के आने से एक तो मजदूर कम हो गई, मशीन आ गया, काम तेजी से होने लगा, और वहाँ पे 100 मजदूर की जगह पर एक मजदूर की रिक्वायरमेंट हो गई, एक ही मजदूर यूज होने लगा। वही कह रहा है। तीसरा पॉइंट है, इससे काम तेजी से होता था। ठीक है, मशीन के, देखिए किसी भी चीज़ का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है ना। किसी भी चीज़ का बच्चों अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है। इससे क्या हुआ, काम में बहुत तेजी होने लगा। ठीक है, जहाँ पे 50 बनते थे वहाँ पे 100 बनेगा, जहाँ पे 100 बनते थे वहाँ 200 बनेगा। वही कह रहा है, इससे काम तेजी होता था और मजदूर की मांग कम हो जाती थी और मजदूर घटते जाता था। मशीन जो था मजदूरों को जगह छीन लिया था, है ना। इस वजह से महिलाओं को काम से बाहर कर दिया गया और वो बेरोजगार हो गई। इस वजह से क्या हुआ, महिलाओं को क्या किया, काम से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जो जितने सारी महिलाएं थी वो सबको काम से बाहर कर दिया गया, दैट मीन्स फैक्ट्री से निकाल दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया, और वो लोग बेरोजगार हो गई, है ना। अगला पॉइंट है, स्पेनिंग जेनी मशीन के कारण उनका बेरोजगार छिन जाएगा। स्पेनिंग जेनी के कारण उसका बेरोजगार छिनता गया। महिला मजदूर ने स्पेनिश जनी मशीनों पर हमले किए, तोड़फोड़ किए। तो महिला मजदूरों ने क्या किया, गुस्से में आकर, महिला मजदूर अगर जब बेरोजगार हो गई तो उन लोग क्या किया, गुस्से में आकर मशीनों पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस तरह के तोड़फोड़ और लंबे समय तक चलता रहा। हमारा अगला सवाल है
कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बच्चों, कैप सर ने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो जितने भी बच्चे जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों का पता है आंसर। चलिए देखते हैं इसका आसान भाषा में आंसर। चलिए पहले यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करना सीखिए तभी आप टॉप कर पाइएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की वजह है निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा है, क्या क्या वजह है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, युद्ध में कोयला और लोहे जैसे खनिजों का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिससे भारतीय औद्योगिकों को निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा। जब ब्रिटेन की सेना लोग, ठीक है, ब्रिटेन लोग जब युद्ध में व्यस्त हो गए थे, ठीक है, युद्ध में जब बिजी हो गए थे वहाँ पे, है ना, तो क्या हुआ था, युद्ध में क्या हुआ था, कोयले और लोहे का डिमांड, कोयले लोहे जैसे बहुत सारा खनिज होता है, मिनरल्स होता है, उसका डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, अचानक बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, भारतीय कारखानों को क्या किया गया, भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया, ठीक है, कि आप मुझे बना के दीजिए। ठीक है, एक की वजह ये भी है। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रिटिश सेना की ज़रूरतें, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए व्यस्त थी। ब्रिटिश कारखाना जो था, जितना सारा ब्रिटिश फैक्ट्री थी, वो सब क्या था, वहाँ के जो सैनिक थे, आर्मी लोग थे, उन लोगों की ज़रूरतें को पूरी करने में बिजी था। ठीक है, इसलिए भारत में आयात में कमी आ गई। इसलिए क्या हुआ, भारत में आयात में कमी आ गई। आयात का मतलब होता है बच्चों, विदेशी सामानों का भारत में आना। ठीक है, जब हम जो सामान हम विदेश से खरीद कर भारत में आता है, वो सामान आयात होता है, और भारत के सामानों को विदेशों में बेचना वो होता है निर्यात। ठीक है, दो पॉइंट आप यहाँ से समझ लीजिए। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिश की जितने सारे फैक्ट्री थी, वो लोग क्या कर रहे थे, अपने सैनिक में, अपने आर्मी की ज़रूरतें को पूरा करने में बिजी थे। इसलिए क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, इंपोर्ट में कमी आ गई, आयात में कमी आ गई। ठीक है, और जाहिर से बात है, विदेश से सामान अगर भारत में नहीं आएगा तो भारत भी तो अपना दिमाग लगाएगा ना कि इस सामान को उत्पादन करें, है ना। जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए तो दिमाग लगेगा ही, है ना, जाहिर सी बात है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय कारखानों को युद्ध की ज़रूरतों के लिए कई तरह के सामान बनाने के लिए बुलाया गया। ठीक है, भारतीय कारखानों को युद्ध की ज़रूरतों के लिए, ठीक है, भारतीय कारखाना जो भी था उसको युद्ध की ज़रूरतों के लिए बहुत सारा सामान बुलाया गया। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, है ना, ये सब चीज़ें के सामान बुलाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ब्रिटेन की बढ़ती मांग, युद्ध के कारण, लड़ाई के कारण, युद्ध के कारण ब्रिटेन को युद्ध सामग्री, कपड़े, अनाज आदि की भारी मांग थी। कह रहा है कि युद्ध के कारण, जब युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन को क्या हुआ था कि युद्ध सामग्री ज़रूरत पड़ जाता। ठीक है, जैसे कपड़े हो गए, अनाज हो गए, है ना, भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, और भारत को यह सब ब्रिटेन को उपलब्ध कराना पड़ा था, और भारत को यह सब क्या हुआ था, उपलब्ध कराना पड़ा था, है ना, उसको पूरा करना था। जो उन्होंने निर्माण के लिए भेजा था, जो ऑर्डर दिया था भारत को बनाने के लिए, जो सामान प्रस्ताव भेजा था, उसको उपलब्ध करना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, नए कारखानों की स्थापना हुई, नए नए कारखाने बने, उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, उत्पादन भी बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। नए कारखानों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, जब नया नया फैक्ट्री आएगा तो नए नए मजदूर जरूरी होंगे। ठीक है, नए नए लोग जरूरी होंगे वहाँ पे काम करने के लिए, और लोगों की आय में वृद्धि हुई, और लोगों का जो इनकम था वो बढ़ने लगा। ठीक है, बच्चों रटना नहीं है, आंसर को रटना ही है, लाइन बाय लाइन समझना है। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादनों को खरीदना शुरू कर दिया गया, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा हुआ। देखिए ये मेन पॉइंट है, कह रहा है कि विदेशी वस्तुओं, जैसे जब भारत में फैक्ट्री लगने लगे, ठीक है, जब इंडिया में फैक्ट्री लगने लगे उस टाइम पे, तो क्या हुआ था, सभी लोगों को रोजगार मिलने लगा था। ठीक है, जो नए नए लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो उस दौरान क्या हुआ था, विदेशी की जितने सारे सामानें थी, कुछ बहुत सारा सामानों को क्या किया, यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ था, भारत में बन रहे वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने ही देश के सामान को खरीदना लोगों ने शुरू कर दिया, और विदेशी सामान को उन्होंने बहिष्कार किया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, भारत का जो घरेलू उत्पादन था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, है ना। जितने सारे भारत के जो घरेलू उत्पादन थे, ठीक है, खुद का अनाज था, खुद की सामानें थी, और बहुत तरह की सामानें होती है, कपड़ा जैसे वगैरह बहुत सारा कुछ होता है, तो उससे क्या हुआ था, उत्पादन को बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, इसका सही से आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ। निरंकुशवाद का मतलब है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जहां एक व्यक्ति या एक विशेष शक्ति समूह का नियंत्रण हो और उसे मनमानी करने का अधिकार हो। कह रहा है निरंकुशवाद का मतलब है
कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा शक्ति समूह है ना, जिसका नियंत्रण और वो मनमानी करे। मतलब तानाशाही, एक तरह से आप बोल सकते हैं तानाशाही। निरंकुशवाद का मतलब होता है बच्चों, किसी भी गवर्नमेंट का या फिर किसी भी शासन व्यवस्था का, किसी विशेष शक्ति का एक ऐसा दबदबा हो उस जगह पे, उस क्षेत्र में, जहाँ पे उसकी मनमानी चले, उसी का नियंत्रण हो, है ना। निरंकुशता सरकार की एक प्रणाली है जिसमें पूर्ण शक्ति शासक के पास होती है, ठीक है। निरंकुशता सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सारा शक्ति जो होता है शासक के पास होता है, ठीक है। जो राजा होता है, जो वहाँ के क्या कहते हैं एम्परर होता है, उसके पास होती है, जिसे एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, जो एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं उत्तरी कोरिया। बच्चों, उत्तरी कोरिया जो है वो केवल अपना ही मनमानी करता है। वहाँ के जो राजा हैं, कोरिया है ना, कोरिया, उत्तरी कोरिया के के राजा हैं, या फिर आप वहाँ से बोल सकते हैं वहाँ के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, किम जोंग, है ना। तो उत्तरी कोरिया में क्या है बच्चों, कि वहाँ पे क्या है, निरंकुशवाद है। क्या है, निरंकुशवाद है। वहाँ जो होता है उसी का मनमानी चलता है, उसी का नियंत्रण होता है, ठीक है। और यह लोकतंत्र का विपरीत प्रणाली है। लोकतंत्र में क्या है बच्चों, जनता का पावर वहाँ पे चलता है। जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी, जिसे चाहेगी उसे गिरा सकती है ना, छाट सकती है, अपने मन की सरकार चुन सकती है उस। लेकिन ये क्या है, निरंकुशवाद में क्या है, अब मन की सरकार नहीं सुन सकते, मन का काम नहीं कर सकते। ये क्या है, लोकतंत्र के पूरा विपरीत है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। वियना कांग्रेस कब और क्यों आयोजित की गई। वियना कांग्रेस कब आयोजित हुआ और क्यों आयोजित की गई, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। वियना कांग्रेस 1815 में वियना में बुलाई गई, ठीक है। वियना कांग्रेस जो था वो 1815 में वियना में बुलाई गई, ताकि नेपोलियन के पतन के बाद, ठीक है, नेपोलियन का जब मृत्यु हुआ था, जब नेपोलियन का जब अंत हुआ था, पतन हुआ था, तो उसके बाद यूरोप के नए निर्माण में विचार विमर्श किया जा सके। कह रहा है कि वियना कांग्रेस जो था 1815 में वियना में बुलाया गया, ताकि नेपोलियन की मृत्यु के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के नए निर्माण, यूरोप को डेवलप करने के लिए, उसके विषय में बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वियना कांग्रेस को बुलाया गया। तो ये रहा बच्चों क्लास 10th का मिशन 2 पर एसएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।